च84 कुमार आया सामने। अब तक पड़ा कि कैसे विशांत ने विश्वास और कल्याण को भाव्या के साथ बदतमीजी करने पर बुरी तरह पीटा और उसे वहां से लेकर निकल गया। वहीं जब ये खबर विश्वास और कल्याण के पापा को मिली तो वो जल्दी से हॉस्पिटल अपने बेटों को देखने भागे, जिसे देख उनके गुस्से की कोई सीमा न रही और उन्होंने अपने सेक्रेटरी से भाव्या के बारे में पता लगाने को कह दिया। वहीं भाव्या भी काफी ज्यादा डरी हुई थी, जिसे देख विशांत ने विशाल और मार्क से कहकर कुमार जी की जन्म कुंडली निकलवाने को कह दिया और मार्क को अपने आदमी तैयार करने को कह दिया। अब आगे कौशल्या जी और भावेश जी बैठे आपस में बातें ही कर रहे थे जब उनके घर का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुला, जहां सामने खड़े शख्स को देखकर भावेश जी और कौशल्या जी चौंक गए, क्योंकि सामने और कोई नहीं कुमार खड़ा था, जिसे देख दोनों लोग काफी हैरान थे। वहीं कुमार भावेश जी को गुस्से से घुरे जा रहा था, मानो जिंदा ही खा जाएगा। वहीं भावेश जी नजर उसके पीछे अपने गार्ड्स पर जाती है जो अब तक मर चुके थे। ये देखकर भावेश जी गुस्से में आ जाते हैं और कुमार पर चिल्लाते हुए कहते हैं, कुमार हमने कहा था ना कि ऑफिस की दुश्मनी घर तक नहीं लाएंगे। जिस पर कुमार आराम से सोफे पर बैठते हुए कहता है, हाँ कहा था, लेकिन शुरुआत तो तुमने ही की मेरे बेटों को मारकर। जिस पर भावेश कंफ्यूज होते हुए पूछता है, मैंने तुम्हारे बेटों को कब मारा? जिस पर कुमार कहता है, तुमने नहीं, तुम्हारे उस गार्ड ने जो भाव्या के साथ जाता है उसके कॉलेज। विश्वास और कल्याण मेरे ही बेटे हैं। जिसे सुन भावेश जी सब कुछ समझ जाते हैं, फिर गुस्से में बोलते हैं, फिर तो अच्छा ही किया, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बेटों ने क्या किया था मेरी बेटी के साथ? जिस पर कुमार गुस्से से कहता है, तो ऐसी हालत कर देगा मेरे बेटों की? अरे जैसे भी थे मेरे बेटे थे, उन्हें मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता था। अरे जवान थे, हो जाता ये सब, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू उन्हें कहीं ना नहीं छोड़ेगा। और तेरे बेटी के चक्कर में उस गार्ड ने मेरे बेटों की ये हालत कर दी। अब मैं तेरी बेटी को उन दोनों की आया बनाऊंगा और उस गार्ड की तो मैं वो हालत करूंगा कि मौत भी उसे वरदान लगने लगेगी। ये सुनकर भावेश जी चिल्लाते हुए कहते हैं, कुमार अपनी हद में रह वरना। ये सुन कुमार गुस्से से भावेश जी का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, वरना क्या? हाँ वरना क्या? तुझे दिखता नहीं तुझे बचाने के लिए यहाँ कोई जिंदा नहीं है? अभी तू मुझे धमका रहा है? कहीं ये अकड़ अपने भाई और साले की वजह से तो नहीं जो यहाँ के मिनिस्टर और कमिश्नर हैं? अगर ऐसा है तो जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक तेरी बेटी हमारे घर के लोगों के बिस्तर की शोभा बढ़ा रही होगी। ये सुन भावेश जी गुस्से से कुमार को एक थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, कुमार अपनी जबान संभाल कर बात कर। ये देख कुमार गुस्से से उन पर गंतान देता है और कहता है, अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ भावेश, कुछ भी ऐसा मत कर कि मैं तेरी बेटी और उस गार्ड से पहले तुझे मार दूँ। ये बोल वो अपने गार्ड से कहता है, जाओ जाकर देखो कहाँ वो लड़की और उसे मेरे सामने ले आओ। ये सुन जहाँ भावेश और कौशल्या जी उसे छोड़ने को कहते हैं, वहीं अब तक वो गार्ड भाव्या को ढूंढने जा भी चुका था। कुछ ही देर में वो भाव्या को घसीटता हुआ नीचे ले आता है, जहाँ भावेश और कौशल्या जी पहले से ही थे। उन पर गन तनी हुई देख भाव्या और ज्यादा डर जाती है और भागते हुए उनके पास जाती है, लेकिन वो उनके पास पहुंच पाती उससे पहले कुमार उसे पकड़ लेता है और उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ ऊपर उठाते हुए कहता है, वाकई में मेरे बेटों की कोई गलती नहीं थी। जब लड़की ही इतनी सुंदर हो तो किसी का भी ईमान हिल सकता है, तो फिर मेरे बेटे क्या चीज है? और तुझे देखकर तो मेरा भी ईमान हिल गया है। एक बार तो मैं भी तेरे साथ सुहागरात मनाऊंगा। ये बोल वो शैतानों वाली हंसी हंसने लगता है। वहीं ये सब सुनकर भाव्या को इतना गुस्सा आता है कि वो कुमार के चेहरे पर थूक देती है, जिसे देख कुमार काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और भाव्या को जोर का थप्पड़ मारते हुए कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वही थप्पड़ इतना जोरदार था कि भाव्या जमीन पर गिर जाती है और उसके होठों के कोने से खून आने लगते हैं। कुमार भाव्या को मारने के लिए आगे बढ़ता उससे पहले पीछे से आवाज आती है, यहाँ क्या हो रहा है? जिस पर सब उस तरफ मुड़कर देखते हैं, जहाँ कुमार और उसके गार्ड्स उसे देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन है। वही भावेश, कौशल्या जी और भाव्या की जान में जान आ गई थी। जी हाँ, वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वृषांक ही था। वही वृषांक उन गार्ड्स के बीच से ऐसे निकल रहा था मानो उसके लिए वो सभी कीड़े मकोड़े से ज्यादा और कुछ नहीं हो। वही वृषांक की नजर जब भाव्या पर जाती है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि भाव्या की हालत काफी खराब लग रही थी। उसके होठों से खून आ रहा था और गाल पर उंगलियों के निशान थे। ये सब देखकर वृषांक तुरंत उसके पास भागता है और उसे पकड़ते हुए पूछता है, भाव्या क्या है ये सब? जिस पर भाव्या वृषांक को देखकर उससे लिपट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके मुंह से कोई शब्द ही बाहर नहीं आ पा रहा था सिवाय वृषांक के नाम के, जिसे देख वृषांक काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं कुमार वृषांक का नाम सुनते ही समझ जाता है कि यही वो लड़का है जिसने उसके बेटों की वो हालत करी है। ये जान कुमार कहता है, अच्छा तो वो तुम हो जिसने मेरे बेटों की ऐसी हालत कर दी? तू तो बच्चा है रे, फिर मेरे बेटों की ऐसी हालत कैसे कर दी तूने? खैर अब जब कर ही दी है तो अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार हो जा। ये बोल वो अपने गार्ड से कहते हैं, इसे तब तक मारो जब तक ये अपनी जान की भीख ना मांगने लगे। इसके बाद मैं इसे अपने घर के कुत्तों के साथ बांधूंगा ताकि इसे पता चलता रहे कि इसने किससे पंगा लिया है।
वही वृषांत को अब तक भाव्या के दर्द देखकर दुखी थी। अचानक उसके आंखों में गुस्से ने जगह ले ली थी। आज तक भाव्या के माँ बाप ने भी उस पर कभी हाथ नहीं उठाया था और इस कुमार ने उसी थप्पड़ मार दिया, इसे तो आज मरना होगा। ये सोच वृषांत भाव्या को वहीं बैठकर इंतजार करने को कहता है। तभी कुमार का गार्ड वृषांत के कंधे पर हाथ रख उसे उठाने लगता है, लेकिन तभी सब देखते हैं कि वो गार्ड जमीन पर पड़ा है। ये देखकर कुमार के साथ साथ उसके गार्ड भी हैरान थे कि आखिर इस लड़ने ने इस कब मारा। वही वृषांत को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने सामने डाइनिंग टेबल पर पड़ी चाकू उठाई, जिसके बाद फिर लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें प्रजापति भवन में गूंजने लगी, क्योंकि वृषांत उन्हें एक एक करके इतनी बेरहमी से मार रहा था। अगला बंदा उसे मारने के बजाय अपनी जान बचाने की सोचने लगा। वही कुमार की हालत तो देखने लायक हो गई थी। उसे लगा था कि वृषांत ने गलती से ताव में आकर मेरे बेटों को मार दिया होगा, लेकिन सामने का नजारा देखने के बाद उसका ये भ्रम भी दूर हो गया था। वही वृषांत के सिर पर जो जैसे खून सवार हो गया था, वो लगातार पर उन गार्ड्स को मारे ही जा रहा था, जिसे देख एक बार के लिए तो भावेश और कौशल्या जी भी डर गए थे। वहीं अब तक कुमार अपने यहाँ आने के फैसले पर पछताना शुरू कर चुका था, लेकिन पछतावे के लिए अब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक कुमार ये सब सोच रहा था तब तक तो वृषांत ने उसके सारे गार्ड या फिर गुंडे कह ले उन्हें खत्म कर दिया था, और अब वो कुमार की तरफ बढ़ रहा था। उसे अपनी तरफ आता देख कुमार की हालत खराब होने लगी। जहां अब तक कुमार की जबान एक बार भी नहीं लड़खड़ाई थी, वहीं अब उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसे सामने अपनी मौत नजर आ रही। 85 कुमार का अंत। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे वृषांत ने विशाल और स्मार्ट को आज घटी सारी घटना सुना दी, जिससे दोनों को ही गुस्सा आ गया। जिसे देख वृषांत उन्हें कुमार के बारे में पता लगाने को कहता है। वहीं मार्ग से अपने आदमियों को उसके ऑर्डर के इंतजार करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ कुमार अपने आदमियों को लेकर प्रजापति भवन पहुंच जाता है, जिसे देख भावेश और कौशल्या जी काफी हैरान थे। वहीं कुमार ने देर न करते हुए भाव्या को भी नीचे बुला लिया, जिसके बाद उसने उसे थप्पड़ मारा। ठीक तभी वृषांत वहां आ जाता है और भाव्या को वापस से जख्मी देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, जिससे वो एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। अब आगे वृषांत का ये रूप देखकर एक बार के लिए भावेश और कौशल्या जी भी डर गई थी। वही वृषांत जो इस वक्त अपने आप में नहीं था, सबको मारने के बाद अंत में कुमार की तरफ बढ़ता है, जिसे देख कुमार की मानो सांसें ही थमने लगती है। उसे समाने से अपनी मौत चलती हुई नजर आ रही थी। अब उसे पता चल रहा था कि वृषांत ने तुक्के में उसके बेटों को नहीं मारा होगा, बल्कि वो लोग तो इस राक्षस के आगे वैसे भी नहीं टिक पाते। उसे अब कहीं ना कहीं यहाँ आने का पछतावा होने लगा था, लेकिन अब पछतावे के लिए काफी देर हो चुकी थी। वो घर आ गया। ये देखकर तो वृषांत शायद उसे माफ भी कर देता, लेकिन उसने को भाव्या को थप्पड़ ही मार दिया। उसे अब मरने से तो स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकते। वही वृषांत गुस्से में कुमार के पास गया था, जिसे देख कुमार अपना डर छिपा चिल्लाते हुए कहता है, आगे मत बढ़, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ, समझा? तुझे मेरी पहुँच का अंदाजा नहीं है। वही वृषांत को उसकी इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा रहा था। वो उसकी तरफ बढ़े जा रहा था। वही कुमार वृषांत को ना रुकते देख अपने पास से गन निकाल कर वृषांत पर तान देता है और चिल्लाते हुए कहता है, अगर अब आगे बढ़ने की कोशिश की तो तू जान से जाएगा। ये सुनकर वृषांत फिर भी नहीं रुका, उल्टा जल्दी से आकर जिस हाथ में उसने गन पकड़ी हुई थी उसे मोड़कर उससे वो गन ले लेता है और अपनी पास की चाकू को उसके उसी हाथ के साथ डाइनिंग टेबल पर गाड़ देता है, जिस हाथ से उसने भाव्या को थप्पड़ मारा था, जिससे एक चीख पूरे प्रजापति भवन में गूंज जाती है। वही सामने का नजारा देख भाव्या, भावेश और कौशल्या जी काम से जाते हैं। उधर वृषांत कितने में ही नहीं रुकता। कुमार के हाथ पर चाकू मारने के बाद वो उसे लगातार थप्पड़ पर थप्पड़ मारने लगता है, साथ ही साथ गुस्से से कहने लगता है, हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी भाव्या को हाथ लगाने की, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा साले। उसे जी भर कर थप्पड़ मारने के बाद वृषांत उसके सामने बैठ जाता है। वहीं कुमार की शक्ल को अब पहचानना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि इतने थप्पड़ खाने के बाद उसकी शक्ल गुब्बारे की तरह फूल चुकी थी। फिर भी कुमार की अपने कमीनेपन से बाज नहीं आता और वृषांत को धमकाते हुए कहता है, तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, तुझे पता नहीं जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तब तेरे साथ क्या होगा। जिस पर वृषांत एक शैतानी मुस्कुराहट देते हुए कहता है, तुझे लगता है कि तेरे भाव्या पर हाथ उठाने के बाद आज तू यहाँ से जिंदा वापस जाएगा? फिर गुस्से से दांत चबाते हुए कहता है, तुझे काटकर इस घर के कुत्तों को खिला दूं साले, ताकि तेरी लाश भी किसी को ना मिले। ये सुनकर कुमार की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वही वृषांत का इमोशनल होते हुए कहता है, क्या गलती थी भाव्या की जो उसके साथ तुम लोगों ने ऐसा किया? क्या किसी लड़की को ना कहने का हक नहीं है? हर बार लड़की की ना उसकी हाँ नहीं होती, बस यही कसूर था ना भाव्या का कि उसने तेरे बेटों को ना कहा था? जिस पर कुमार चिल्लाते हुए कहता है, तो मेरे बेटों की क्या गलती थी? उन्हें तूने इतनी बुरी तरह मारा है कि अब वो जिंदगी भर चल फिर नहीं सकते, कभी बाप नहीं बन सकते, क्या कसूर था उनका?
जिस पर वृषांक चिल्लाते हुए कहता है तो जरूरत ही क्या है उन्हें बाप बनने की, भगवान किसी भी बच्चे को उनके और तेरे जैसा बाप ना ही दे तो अच्छा। तू जानता था ना तेरे बेटे गलत राह पर चल रहे हैं, तू समझा नहीं सकता, उन्हें बता नहीं सकता था कि बेटा ये तुम लोग गलत कर रहे हो, उल्टा तूने क्या किया, उन्हें और बढ़ावा दिया। और डॉट डॉट क्या कसूर था, तुझे नहीं पता क्या कसूर था, तेरे बेटे कोई दूध के धुले नहीं थे, सालों ने आज तक 9 लड़कियों का रेप किया था जिसमें से 4 को मार भी दिया। तुझे जब ये सब पता चला तुझे अपने बेटों को रोकना नहीं चाहिए था, उल्टा तूने क्या किया, उन्हें समझाने के बजाय उनकी लाश को ठिकाने लगाने में उनकी मदद की और शाबाशी दी। है किसी बात की शाबाशी दी कि वाह बेटा तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, रेप करके साले तुझ जैसे बाप ही होते हैं जिनकी वजह से उनके लड़कों के अंदर ये हिम्मत आती है कि वो लोग लड़कियों को छेड़ने से डरते नहीं है। अगर उन्हें पहले ही ये बता दिया जाए कि लड़कियां छेड़ने के लिए नहीं बनी और तुमने ऐसा कुछ किया तो बेटा हम ही तुझे मार देंगे, ये डर जब उनके अंदर रहेगा तब जाकर वो किसी लड़की को गंदी नज़र से नहीं देखेंगे। लेकिन तूने क्या किया, उन्हें समझाने के बजाय बढ़ावा दिया। अगर तेरी कोई लड़की होती तभी तू क्या यही करता, नहीं ना तो फिर बेटों को साथ क्यों किया। ये बोल वो कुमार को 2-3 थप्पड़ और जड़ देता है। वही कुमार की अकड़ अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो गुस्से से कहता है एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊं फिर मैं तुझे बताता हूँ मैं क्या हूँ। जिस पर वृषांक उस चाकू को और जोर से दबाते हुए पूछता है कौन है तू, औकात क्या है तेरी, साले लड़कियों का धंधा करके तूने जो ये अपना नाम बनाया है ना, आज उस नाम की कीमत 2 कौड़ी भी नहीं रह गई है। ये बोल वो हॉल में लगे टीवी को चला देता है जहां इस वक्त कुमार के बारे में ही बताया जा रहा था। टीवी पर एक रिपोर्टर न्यूज सुनाते हुए कह रहा था आज की सनसनी फैला देने वाली खबर, इस शहर के जाने माने और इज्जतदार बिजनेसमैन कुमार का सच आया सामने। सालों से अपने बिजनेस की आड़ में कर रहे थे गैर कानूनी काम, या तक की लड़कियों की खरीद फरोश में थे शामिल। अभी सूत्रों से खबर आ रही है कि उनके कई सारे ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा है जहाँ कई सारे गैर कानूनी चीजें बरामद हुई है, वहीं कई होटलों में लड़कियां भी मिली है। पुलिस उन्हें सारे शहर में ढूंढ रही है। ये सुनकर कुमार के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसने नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सब हो जाएगा। यहाँ आने से पहले वो इस शहर का एक इज्जतदार आदमी हुआ करता था, वहीं अब एक भागा हुआ क्रिमिनल हो चुका है। वहीं भावेश जी और कौशल्या जी कुमार का ये रूप देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि उन्हें ये तो पता था कि कुमार बिजनेस में काफी घपले करता है, लेकिन असल में वो इतना नीच आदमी है उन्हें नहीं मालूम था। ये सब देखकर कुमार के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। वो चिल्लाते हुए कहता है मैं तुझे डॉट डॉट वो अभी इतना ही बोल पाया था कि वृषांक ने उसके सीने में उसकी की गन की सारी गोली उतार दी। ये देखकर तो वहां खड़े सारे लोग डर गए। वृषांक ने इतनी आसानी से किसी इंसान को मार दिया था मानो उसका ये रोज का काम हो। फिर आराम से जाकर उस गन को उसके ही एक आदमी के हाथ में रख दी और आकर सामने वाले सोफे पर बैठा ही था कि तभी हर स्टोरी की तरह जैसे पुलिस सब हो जाने के बाद आ जाती है जिसे कौशल्या जी के भाई और भाव्या का मामा अखिलेश लीड कर रहे थे, जो कि इस शहर के कमिश्नर भी थे। देर से ही सही लेकिन उन्हें भी खबर मिल चुकी थी कि भाव्या के साथ क्या हुआ था और अब कुमार क्या करने गया है। लेकिन यहाँ आकर जो नज़ारा सामने देखने को मिला वो उनकी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा था। ठीक तभी भावेश के भाई भी वहां आ जाते हैं, जो कि केंद्र सरकार में एक कैबिनेट मंत्री थे। सामने के नज़ारे को देख दोनों ही हैरान थे। ये देख अखिलेश जी भावेश जी से पूछते हैं यहाँ क्या हुआ था, जिस पर भावेश जी कुछ बोलते उससे पहले वृषांक बोलता है ये लोग यहाँ भाव्या को और उसके पूरे परिवार को नुकसान पहुँचाने आए थे, जिनमें आपस में पैसों को लेकर बहस हो गई जिससे सबने एक दूसरे को मार दिया। वहीं इन सब में इस कहानी का मुखिया कुमार भी मारा गया। ये सुनकर कोई भी इस कहानी पर विश्वास नहीं करता, तो अखिलेश जी तो फिर भी कमिश्नर थे, वो कैसे विश्वास कर लेते। वो वृषांत को देखकर पूछते हैं तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, और क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी इस कहानी पर हम यकीन कर लेंगे। जिस पर वृषांत कहता है नहीं मानना है तो अपने जीजा जी से पूछ लो, यही हुआ था। ये सुनकर अखिलेश जी भावेश की तरफ मुड़ते हैं, जो अभी भी वृषांत के कारनामे से अपने शौक से बाहर ही नहीं आए थे। वहीं अखिलेश की आवाज़ सुनकर अपने होश में आते हुए कहते हैं हाँ डॉट डॉट हाँ वृषांत को कह रहा है वो सही है। जिस पर अखिलेश जी कहते हैं जीजा जी मुझे पता है कुमार यहाँ क्या करने आया था, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभालूंगा। जिस पर भावेश जी कुछ कहते उससे पहले वृषांत कहता है क्या खाक संभालेंगे आप कमिश्नर साहब, जब आपको भी पता है कि कुमार यहाँ क्या करने आया था फिर भी आप ये सब सवाल पूछ रहे हैं। वही दोबारा वृषांत को बीच में टोकते देख अखिलेश जी गुस्सा हो जाते हैं और पूछते हैं इतनी देर से बोले जा रहे हो, पहले तो ये बताओ तुम हो कौन। जिस पर भावेश जी कहते हैं ये भाव्या का फ्रेंड और बॉडीगार्ड है जिसे मैंने उसके कॉलेज के लिए हायर किया था। ये सुनकर अखिलेश जी हैरान होते हुए पूछते हैं ये और बॉडीगार्ड। ये सुनकर भावेश जी अपने मन में कहते हैं बेटा कुछ देर पहले आया होता तब पता चल जाता है कि ये और बॉडीगार्ड। वहीं अखिलेश जी कहते हैं ठीक है, जब आप लोग सच बोल रहे हैं तो बाकी की कार्रवाई पुलिस कर लेगी।
ये बोल वो अपने साथ आए पुलिस वालों को सब संभालने को कह देते हैं। फिर विशांत के पास जाकर उसके कान में कहते हैं, बेटा पुलिस बेवकूफ़ नहीं है, मुझे भी पता है यहाँ क्या हुआ था, लेकिन सच कहूँ तो जो हुआ अच्छा हुआ। हम तो कानून के हाथों मजबूर थे, लेकिन तुम नहीं, शाबाश बहुत अच्छे। जिस पर विशांत कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा कर रह जाता है। तभी उसकी नज़र भाव्या पर पड़ती है जो अब तक बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर विशांत तुरंत उसे उठाने जाता है, लेकिन जैसे ही उसका शरीर छूता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि भाव्या का शरीर बुखार से तप रहा था। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है और भावेश जी से कहता है, जल्दी से डॉक्टर साहब को दोबारा फ़ोन करिए, भाव्या को बहुत तेज बुखार है। ये सुनकर वो तीनों लोग भी परेशान हो जाती है। वहीं भावेश जी भी तुरंत डॉक्टर को कॉल लगा देते हैं। इन सब में कौशल्या जी की नज़र लगातार वृषांत पर बनी हुई थी। वो उसे बड़े ही गौर से देख रही थी, क्योंकि उन्हें वृषांत की आंखों में भाव्या के लिए दोस्ती से ज़्यादा